हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमें आज जी पाकिस्तान से ज्वाइन किया है असद तूर साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और सभी असद को जानते हैं। बहुत बोल्ड होके बात करते हैं और बड़ा ज़बरदस्त अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। थैंक यू सो मच असद कि आज आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू साहब, आप तो ज्यादा एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, हम तो बस कोशिश करते रहते हैं। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी जो स्टोरीज होती हैं हम तो खैर उस तरह का काम नहीं कर पाते जिस तरह की आप बोलो के बात करते हैं। तो बिल्कुल असद, मैं आज आपसे यही समझने की कोशिश करूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने कुछ परफॉर्म किया भी है या सिर्फ ये ही कहते रहे कि एनआरओ नहीं देंगे और करप्शन केसेस के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जो आम आदमी है, चाहे आप खुद मीडिया से हैं, आप जानते हैं कि मीडिया में भी जो लोग हैं उनके ऊपर किस तरह का सेंसरशिप चलता है और किस तरह से बात नहीं करने दी जाती। लेकिन अगर ऐसा नहीं करने देंगे तो क्या उससे जो सच्चाई है, जो हकायक हैं, क्या वो छुपाए जा सकते हैं? देखिए आलू साहब, आपने पहले अगर मीडिया की हम बात कर लें, मेरी जात से हटके अगर आप देखें, क्योंकि आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए पिछले 3 साल में हमारे कितने सहाफी बेरोजगार हुए। हमारी सिर्फ जबाबबंदी ही नहीं की गई, हमारा माशी कत्ल भी किया गया। मैं करीबन 1 दर्जन अपने ऐसे सहाफियों का नाम ले सकता हूं, फसीउर रहमान से लेकर कि जो ब्रेन हेमरेज से जिनकी डेथ हुई, जो साल 1.5 साल से बेरोजगारी काट रहे थे, इतने जहनी दबाव का शिकार हुए कि ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से मेरे साथियों की डेथ हुई। इतना मुश्किल वक्त गुजारा, और जो बचे खुचे रह गए वो वैसे जुबानबंदी से हर वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं। तो हम ये तो एक मीडिया की, मैंने आपको एक छोटा सा कोट किया है कि मीडिया के क्या हालात हैं, माशी भी और सेंसरशिप के लिहाज से भी। इसी तरह अगर आप आम आवाम की तरफ चले जाए, अगर 3 साल में इस हुकूमत ने कुछ डिलीवर किया होता, कुछ आवाम की जिंदगी में बेहतरी की कोशिश की होती, कुछ पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम किया होता, तो 3 साल पहले जब ये हुकूमत में आए थे तब भी आईएमएफ के पास गए, सऊदी अरब से पैसे लिए, डेफर्ड पेमेंट पर तेल लिया, चाइना से लोन लिया और कहा कि ये सब कुछ इसलिए लेना पड़ रहा है कि अब जो आईएमएफ प्रोग्राम की जो सख्त शरायत है इसलिए अमल दरामद करना पड़ रहा है कि हम इस वक्त बीमार हैं मईशत और सर्जरी की जरूरत है, तो लोगों को ये सर्जरी की तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। 3 साल बाद हमें फिर घुमा के वहीं पे ले गए हैं, फिर वही सऊदी अरब से रिजर्व में पैसे लिखवा रहे हैं $3 अरब, फिर वही डेफर्ड ऑयल पेमेंट पर ऑयल ले रहे हैं, फिर वही आईएमएफ से प्रोग्राम, फिर वही मिनी बजट, फिर वही सख्त शरायत, फिर वही रुपी डेवल्यूशन, और फिर कह रहे हैं जी कि वो नहीं, हमने तो बड़ी मैशत बेहतर की है। तो ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, इसने आवाम का और इस मुल्क का तबाही कर दी है। आप देखिए कि जो आम आदमी है, जो अशिया जरूरियां हैं, हम लोग भी आम आदमी है, मैं और आप सहाफी हैं, हम मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। अगर हमको बहुत बड़े अमीर कबीर घराने का होता तो हम ये रिस्की इस प्रोफेशन में ना होते जहां पे हमें अपनी जान के तहफ्फुज़ की भी गारंटी नहीं है। हम बैठ के खा पी रहे होते, अपना कुछ बिजनेस करते हैं, यकीनन हम इन्हीं सैलरीज पे चलते हैं, यही हमारी क्लास है। तो हम लोग को बाखूबी समझ सकते हैं कि आज जो अशिया जरूरिया हम खरीदते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों या घर की कोई और जरूरत की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हों, वो 2 से 3 गुना उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। और हम में से किसी के भी अगर पेरेंट्स बीमार हैं या कुछ भी है, तो हम अद्वियात को भी जानते हैं कि उनकी कीमतें कहां पर पहुंच गई हैं। तो अब सोचिए ना कि आवाम का तो भुरकस निकाल दिया, और भुरकस निकाल के ये होता ना कि 3 साल चले नहीं, मरीज आपने गुजारा सर्जरी से, 3 साल बाद तो मरीज को रिलीफ मिलना चाहिए था ना। 3 साल बाद आप एक नई सर्जरी पे मरीज को डाल रहे हैं। तो लोगों को भी आइडिया हो गया है, इसीलिए उसकी एक झलक आपने भी केपी के फर्स्ट फेज में देख लिया, जो पीटीआई का होम ग्राउंड है। बिल्कुल, लेकिन असद अब तो इनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो तक ये बात कर रहे हैं कि जी हम महंगाई की वजह से हार गए, वरना तो हम बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे केपीके में। लेकिन बाकी जगह पे भी जहां पे हम देखते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि ना सिर्फ मीडिया, खैर मीडिया के जॉब्स वगैरह तो गई हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जो सेंसरशिप चलती है मीडिया में कि ये बात नहीं करनी, वो बात नहीं करनी, उसके बाद आपको गेस्ट जो आप बुलाते हैं अपने शो के लिए,
उनके ऊपर भी एक लिस्ट बनी होती है, क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ ना टीवी चैनल के साथ के वो भी आप इसको बुला सकते हैं और उसको नहीं बुला सकते। तो ये इतने डरे सहमे खौफजदा जो रहते हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि इनका फेलियर जो है वो छुप सकेगा। देखिए आरजू साहब, आप जानती हैं कि 3 साल पहले हमें उस वक्त के DDISPR आसिफ गफूर साहब ने, जनरल आसिफ गफूर ने हमें लगाया था मुस्बत खबरें देने पर। उन्होंने वैसे तो हमें कहा था कि आपने 6 महीने मुस्बत खबरें देनी है और हमारी जुबानबंदी करवाई थी, लेकिन 6 महीने बाद भी पाबंदी हटी नहीं, हमें मुस्बत खबरें ही देनी पड़ी। अब 3.5 साल से हम मुस्बत खबरें दे रहे हैं, लेकिन जो अवाम का शऊर होता है ना, वो टीवी चैनल का मरहूने मिन्नत नहीं होता, जहां पर सिलेक्टेड गेस्ट आते हैं, सिलेक्टेड एंकर्स बैठे होते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स पर बात हो सकती है। अवाम जब वोट देने जाती है, वो ये नहीं देखती कि खित्ते में सबसे सस्ता मुल्क पाकिस्तान में, भारत में पेट्रोल 160 रुपए का, पाकिस्तान में देखो 145 का दे रहे हैं तुम्हें। अवाम के लिए ये बातें नहीं मैटर करती। अवाम ये देखती है मेरी जेब से 145 रुपए तुमने पेट्रोल के निकलवाए थे, मुझे तुमने 3 रुपए वाली टैबलेट 7 रुपए की दी थी। अवाम ये सब कुछ महसूस करती है, हम जितनी मर्जी मुस्बत रिपोर्टिंग कर लें, अवाम इस मुस्बत रिपोर्टिंग को नहीं बाय करती, क्योंकि अवाम का एक अपना बैरोमीटर होता है। जब वो मार्केट में जाती है, बाजार में शॉपिंग करती है, उसको पता चल जाता है हमारे साथ क्या हो रहा है, तो फिर वो उसकी बुनियाद पे वोट देती है। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद पे वोट नहीं देती है खित्ते में पेट्रोल की प्राइसेस देखें, बर्तानिया पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई है। वो उनके लिए चीजें बैठने के कहते हैं हमारे साथ तुम क्या कर रहे हैं, हम उसकी बुनियाद पे वोट देंगे, और वो अपने केपी में देख लिया है। तो ये जितनी मर्जी हमारी जुबानबंदी करवा लें, लोगों को पता है हमारी जुबानबंदी है। जब हम जनरल आसिम बाजवा की मुबैना करप्शन से जो अरबों रुपए की जायदादें हैं, उसकी स्टोरी नहीं चलाते, लेकिन उसकी तरदीद चलाते हैं, तो लोग भी तो कहते तो है ना कि यार ये किस खबर की तरदीद चल रही है, ये खबर तो चली नहीं थी। तो लोगों को पता चल जाता है कि हम किस सेंसरशिप का शिकार हैं। तो फिर लोग हमारी मजबूरी जानते हैं, और लोग फिर अपनी खुली आंखों से फैसला करते हैं जब वो बाजारों और मार्केटों में निकलते हैं। ये जिन्होंने 200 अरब डॉलर ला के मेरे और आपके मुंह पर मारने थे, वो आसिम बाजवा की चंद मिलियन डॉलर नहीं ला सके वतन वापस। और अब तो ये हाल है, पैसे लाए तो मुंह को उन्होंने वो घुंघरू डाल लिए मुंह को, कि बोलना नहीं मलिक रियाज के पैसे आए हैं, और वो पैसे उठा के सुप्रीम कोर्ट के फंड में डाल दिए। माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इस पे नहीं कहा कि यार ये तो पैसे किसी और हराम की कमाई के थे, वहां पे दो, हम इससे और हराम की कमाई के 460 अरब लेने हैं। तो वो फिर उतनी लेकिन ये इससे तो असद यही पता लगता है ना कि ये एक नहीं दो पाकिस्तान चल रहा है। अगर कोई आम आदमी हो, छोटी से छोटी चीज भी उसकी हो तो वो पकड़ा जाएगा, लेकिन ना तो आसिम सलीम बाजवा से पूछा जाएगा कि ये सब फ्रेंचाइज कहाँ से ही, बल्कि इस्लामाबाद में आप भी रहते हैं, मैं भी, तो पूरे में आप देख सकते हैं कि वो उनके जो पापा जॉन्स है उसके लिए किस तरह के जो है चल रहा है, कैंपेन चल रही है, और बताया जा रहा है कि जी यहाँ पे भी अब ब्रांचेस खुल गई हैं। और इसी तरह से जो मलिक रियाज है उसका भी सभी को मालूम है किस तरह का चोर है, लेकिन उसको भी कोई कुछ नहीं कहेगा। और दूसरे भी जो हमारे रिटायर्ड फौजी निकलते हैं, जनरल्स, उनके जिस तरह की प्रॉपर्टीज और कॉर्नर प्लॉट्स होते हैं उस पर बोलना मना है। और पॉलिटिशियन भी अपनी मर्जी के, यानी आप फैसल वाउडा पे नहीं बोल सकते। फैसल वाउडा कब से चक्कर लगा रहा है, सारी दुनिया को पता लग गया कि डुअल नेशनल है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। तो या फिर दो पाकिस्तान ये कब तक चलाते रहेंगे? मेरे ख्याल में जब तक चला सकते थे वो चला लिया है इन्होंने। और अब जो अवाम का रिएक्शन आ रहा है, वो जिनको लाए हैं उनको भी पता है कि जो कश्ती उन्होंने समुद्र में डाली थी, अब वो कश्ती उनको साथ लेके डूबने जा रही है। तो अब वो जितना मर्जी कर ले, वो आसिफ जरदारी साहब ने बता दिया है कि वो कहते हैं को फार्मूला दो, तो मैंने कहा फार्मूला, तुम्हारे फार्मूलों ने मुल्क तबाह किया है। मियां नवाज शरीफ भी यही कह रहे हैं। तो मसला ये है कि अब सिर्फ उनको ये चाहिए कि कोई बेल आउट उनको कर दे, ये इमरान खान का बैगेज कोई और उठा ले, और हम साइड पर होने को तैयार हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, जो सियासतदान है, जो वाकई पॉलिटिकल जमातें हैं, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, वो अब बहुत क्लियर है
कि हमने कोई बेल आउट आपको नहीं करना, आपका तजर्बा, आपकी हरकत आप भुगते, और जब हमारा वक्त आएगा तो हम जो भी करना होगा हम तब करेंगे। लेकिन जब तक आप ये लाए हुए हैं, अपने किए को खुद अनडू नहीं करेंगे तो हमसे तवक्को मत करें कि हम आपको ये जिसे कहते हैं वो दोबारा से रिलीफ दे के ठीक है जो आपसे गलती होगी, आइए हम आपकी इस गलती को की सफाई करें और आपको बेल आउट करें, ताकि कल को आप फिर दोबारा हमारे सर पर आकर सवार हो। तो असर जिस तरह का केपीके में इनको रिजल्ट देखने को मिला, आपको लगता है ये आगे अभी जो 1.5 साल इनका रह गया है वो भी ये निकाल पाएंगे, या पहले ही आपको छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कि सबके पास सब डुअल नेशनल हैं, अपनी अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे और निकल जाएंगे? देखिए, जिस दिन ये हुकूमत घर जाएगी ना, आप देखिएगी, आपको मैं अभी नाम दे रहा हूँ, आपने शहबाज गिल मुझे ढूंढ के देना है, आपने मुझे शहजाद अकबर ढूंढ के देना है, आपने मुझे फैसल वाडा ढूंढ के देना है, आपने मुझे वो चीकू जो है वो ढूंढ के देना है, ठीक है, आपने मुझे जुल्फी बुखारी ढूंढ के देना है, और भी एक लिस्ट है लंबी, जिन्होंने जो ही ये हुकूमत ने घर जाना है तो उनकी टिकट बुक होनी है। फिर रह गए बाकी कुछ लोग, वो सब लोग क्योंकि वो पीटीआई के लाइलिस्ट है नहीं, वो फसली बटेरे हैं, उनको पता, उन्होंने फसलें चुग ली हैं, उन्होंने अगले खेत की तरफ बर्बाद कर देनी है जो नई फसल लगने जाएगी, चाहे वो शेख रशीद हो, चाहे वो फवाद चौधरी हो। बिल्कुल सब लोग इनकी, क्या आप तो जानती हैं कितनी पार्टियां स्विच कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही कोई पार्टी बची जिसमें ये लोग नहीं गए। तो ये प्रवास कर देंगे ये फसली बटेरे। फिर रह गए जो इमरान खान के गिने चुने सोशलिस्ट, अली मोहम्मद खान लोग, ये 5-7 खड़े रह जाएंगे इमरान खान के इर्द गिर्द। मालूम नहीं ये अगले इलेक्शन में सीटें भी जीत पाएंगे कि नहीं, लेकिन एक बात हमें क्लैरिटी है, और आप देख लीजिएगा, इस क्लिप को भी रख लीजिएगा, अगर मैंने गलत कहा हो तो बुला के मुझे डिलीट भी कर लीजिएगा, कि पीटीआई के पास अगले इलेक्शन में जब रिजल्ट आएंगे, अगर 2013 जितनी नशिस्तें भी हुई तो समझिएगा पीटीआई ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। इनके पास 2013 जितनी नशिस्तें भी नहीं होगी जो 30-32 थी, तो बस फिर अब क्या है, यही है। लेकिन यही है कि जितना एम्बैरेसमेंट इस वक्त हुआ है इमरान खान की गवर्नमेंट में, हर जगह पे कोई, शायद कोई ही कंट्री छोड़ी हो जिनसे इन्होंने लोन नहीं मांगा या फंड नहीं मांगा, चावल तक तो लेकर आ गए ये सऊदी अरब से। लेकिन साथ साथ अभी जो ओआईसी की मीटिंग हुई है उसमें क्या अचीव किया इन्होंने? कुछ इनको पता लगा, कुछ इन्होंने काम किया, या इसका फायदा क्या हुआ इनको? क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान का सपोर्ट करके तो सिर्फ और सिर्फ फौरी हाथ आई है। बिल्कुल ठीक कह रही है। इमरान खान मांगने के तो इतने एक्सपर्ट हैं कि जब अशरफ गनी सदर थे अफगानिस्तान के, तो $1 करोड़ उनसे भी मदद ले आए थे। तो ये तो कह रहे हैं उनको, कम से कम इमरान खान की मांगने की और दूसरे के पैसों पर जिंदा रहने की जो एक्सपर्टी है उसको हम नहीं चैलेंज कर सकते। वी हैव फेथ इन यू, कम से कम इन दो चीजों में। तो अब जहां तक आप कह रही हैं, ये जो ओआईसी का आपने एक हंगामी इजलास करवाया, अब देखिए कितने अफसोस की मुकाम है, पाकिस्तान होस्ट था इस इजलास का, पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था ये इजलास, ठीक, वज़ीर आज़म कश्मीरियों के सफीर है सो कॉल्ड, ठीक। इस इजलास में या तो कहते ना कि सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा था अफगानिस्तान, तो हमें समझ आती, इस इजलास में अफगानिस्तान के अलावा फलस्तीन पर भी करारदाद पास हुई, कश्मीर का नाम तक नहीं लिया गया। आप एक कश्मीर पर एक करारदाद ना पास करवा सके मुस्लिम उम्मा से, ये आपकी औकात है इंटरनेशनली। बिल्कुल। ये ग्रीन पासपोर्ट को आपने इज्जत दिलवाई है, क्या आपकी हैसियत वेस्ट में क्या होती, मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है। और फिर आप देखिए कि वो एक फंड बन गया है जी, उस फंड में पैसा ही कोई नहीं। सऊदी अरब ने एक आई वाश के तौर पे अमाउंट अनाउंस किया कुछ $230 मिलियन की, पाकिस्तान ने कहा $30 मिलियन, लेकिन सबसे जो दिलचस्पी की बात है कि वो रकम मार्च के बाद आएगी अगले साल उस अकाउंट में।
आप एक चीज बताइए, एक अफगानिस्तान, जो हमारे अफगान बहन भाई हैं, वो जिस खुराक और अद्वियात और बाकी अशिया जरूरिया के बहरान से गुजर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा इस वक्त जो इंसानी इमदाद की जरूरत होगी वो ये अब है, क्योंकि अब एक सख्त तरीन सर्दियां वो गुजारेंगे। इन सर्दियों में उनको कोई इमदाद ही नहीं मिलेगी, ना उनको कोई कंबल मिलेगा, ना कोई मेडिसिन मिलेगी, ना कोई खुराक के लिए कोई इमदाद मिलेगी। तो सोचिए ना, वो जब सारा विंटर गुजार के जितने बेचारे उसमें फोत होने होंगे फोत हो जाएंगे, जितने बीमार होके अपाहज होने होंगे अपाहज हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। तो उसके बाद मार्च में ना वो एक आई वॉश वाली जो इमदाद होगी ना, चंद $100 मिलियन की, वो उनके आगे रख देंगे। मरूमों के मुंह में उस वक्त हम दवाइयां रोटी डाल रहे होंगे। सोचिए ना, उधर कितनी बड़ी तादाद में छोटे माइनर बच्चे होंगे, बूढ़े माँ बाप होंगे उनके, जिनके लिए इस वक्त इमदाद की उनको जरूरत होगी। शायद वहां के जवान तो इस सर्दी को काट ले, लेकिन वो कैसे काटेंगे इस सर्दी को, जो बूढ़े हैं, जो माइनर बच्चे हैं। तो ये तो कुछ उनके करवा नहीं पाए, इसका तो मतलब ये कुछ करवा नहीं पाए, इसलिए कि इन्हें ये तक नहीं हो पाया कि ये कहते जी मार्च में क्यों आप हमें फंड दे रहे हैं, पहले दीजिए उनको। यही तो बात है, हम्म, वो बस भरम रखने को आगे, और यकीनन उसमें भी कोई ना कोई ऐसा उनके नजर में भी गोल्स होंगे जिसलिए वो आए, और आके बस वो खाना पूरी करके चले गए। और हम बस इसी अचीवमेंट पर खुश हैं कि देखो हमने कॉन्फ्रेंस बुलवा ली, पूरी ओआईसी के बुजुर्ग खर्चा आ गए, हम इसी पे खुश हैं। लेकिन असद ये तो चले इन्होंने किया, इन्होंने सिर्फ अपनी एक कहना चाहिए कि अपनी मशहूरी करनी थी, और उसका कोई मुझे तो खास कोई रिजल्ट नजर नहीं आया कि ओआईसी से इन्होंने कुछ हासिल किया हो या टाइम पे अफगानिस्तान की मदद की हो, स्पेशली वहां के लोगों की, जो कि पूरी दुनिया से ही ये कह रहे हैं, और काफी लोग खैर उस पर एक्टिव भी हैं, लेकिन ये कि इनकी फेलियर है। मगर साथ ही लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो कश्मीर कश्मीर भी करते रहे, फलस्तीन फलस्तीन भी करते रहे, अफगानिस्तान भी करते हैं, लेकिन ये जो हमारे लीडर्स हैं, इमरान खान हुए, दूसरे, आखिर ये पाकिस्तान की बात कब करेंगे? पाकिस्तान में आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में किस तरह से मिसिंग पर्संस का इशू है। इस्लामाबाद सबसे डेंजरस सिटी है उनके लिए, जर्नलिस्ट के लिए। तो ये रिपोर्ट आ चुकी है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। तो ये आखिर उस मसले को कब देखेंगे? आप इस्लामाबाद रहते हैं, आप देखते हैं कि इस्लामाबाद क्लब के सामने अक्सर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने सॉरी, अक्सर लोग जो हैं वो बैठे होते हैं अपने लोगों की पिक्चर्स लेकर, बलूचिस्तान से यहाँ तक बेचारे ट्रैवल करके आते हैं। ये क्यों नजर नहीं आते इनको? ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इससे दर्दनाक साइड कोई नहीं हो सकती, कि जहां पर हम जाते हैं तो हमारी बलोच बहनें, भाई, माएँ, बेटियां अपने प्यारों की तस्वीरें लेके बैठी होती हैं, और वो मुतालबा कर रहे होते हैं कि इनको छोड़ दें, इनको घर आने दें, हम दोबारा नहीं आएंगे आपके शहर में, आप हमारा बेटा दे दें, हमारा भाई दे दें, शोहर दे दें, बाप दे दें। और हम कहीं पर मेन स्ट्रीम में उनको रिपोर्ट तक नहीं करते। आप सोचिए, हमने तो खुद अपने बलोच बहन भाइयों को अबेंडन कर दिया है, अपना रिश्ता हमने उनसे तोड़ा है, उन्होंने नहीं तोड़ा। वो तो रिश्ता जिताने के लिए हमारे पास इस्लामाबाद आके बैठे होते हैं, लेकिन हम नहीं उनको रिपोर्ट करते, हम नहीं दिखाते उनको, हम उनके लिए आवाज नहीं उठाते। रिश्ता वो नहीं, हम तोड़ रहे हैं उनसे। तो ये रिश्ता जब टूटेगा तो फिर अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई मशरकी पाकिस्तान होगा तो हम फिर किसी शेख मुजीब को ब्लेम दे रहे होंगे, और लेकिन जिम्मेदार हम ही किसी को होंगे। शर्म नहीं होगी कि कोई बताए कि ये हमारे पास आके भीख मांगते थे अपने प्यारों की, कि दे दो मेरा बेटा, मेरा बाप दे दो, मेरा भाई दे दो, और हम इनको मुंह नहीं लगाते थे, इनको सुनते नहीं थे। ये सख्त सर्दी में इधर बैठे रहते थे। कोई हम में से आज तक कोई बताइए ना, जरा सी कोई बात होती है, कहीं पे कोई वाकया हो जाए, हम लोग इमदादें इकट्ठी करते लग जाते हैं, वहां पे इमदादी ट्रक भिजवाने लग जाते हैं, सैलाब आ गया है जी, जा रहा है, फलान हो गया है, चंदे इकट्ठे हो रहे थे, इमरान खान साहब धरना दे रहे हैं जी उधर के लिए, वो
पुलाव जा रहे हैं चंदे इकट्ठे हो के। आज तक आपने सुना है हमने चंदा किया हो कि ये हमारी बलोच बहनें बेटियां बैठी हुई हैं प्रेस क्लब के सामने, हम चंदा करते हैं, जाके पुलाव खरीदते हैं, एक देग बनवाते हैं, जाके उधर इनको खिलाते हैं? कभी हमने किया है ये? बिल्कुल। और क्या ये बल्कि इंसान नहीं है, लास्ट टाइम जब, पाकिस्तानी नहीं है, हमारी माए नहीं है, हमारी बहनें नहीं है, हमारी बेटियां नहीं है? लेकिन लास्ट टाइम जब मैं गई थी असद, वहां हमारा मीडिया तक नहीं था, हमारा जो टीवी चैनल्स है कोई वहां नहीं मौजूद था, सब प्राइवेटली गए थे। जैसे मैं चली गई, चलो मेरा यूट्यूब चैनल है या कोई और आ गया, लेकिन हमारा मीडिया तक इन्हें कवरेज नहीं देता और अजीब किस्म से उनको अलग कर रखा है। और जो आप मशरक़ पाकिस्तान की बात करें, जो आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम ही जिम्मेदार थे जिसकी वजह बिल्कुल, से तब भी मीडिया 71 सेंसर में था, हुआ। हाँ। तब भी मीडिया सेंसर था। मीडिया वही रिपोर्ट कर रहा था जो याहिया बता रहा था, जो याहिया का हुक्म था, आमिर गद्दार याहिया का। मीडिया तब भी यही रिपोर्ट कर रहा था। यहां तक कि जिस दिन हथियार डाले उस दिन भी जिया का बयान वॉर टिल विक्ट्री लगा हुआ था और नीचे छोटी सी खबर लगी हुई थी, दो कमांडर्स के दरमियान, मुकामी कमांडर्स के दरमियान मुआहदे के तहत भारतीय फौज ढाका में दाखिल होगी। आज भी यही और हालात है। आज भी यही हालात है, बिल्कुल। हम नहीं बता सकते कि ये हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, अपने बिठाई हुई हैं इधर सर्दी में। और ये हमारे ही एजेंसी के लोग हैं जो उनके लोगों को उठा के ले गए। ये भी हमारे ही जो रिटायर्ड आर्मी वाले हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि जी वो हम ले जाते हैं, और मेरे शो में आके हमसे शुएब साहब ने कहा हाँ जी ले जाते हैं, 2-4 साल बाद छोड़ देते हैं उनको, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। मतलब हाँ, ये क्या बात हुई? वही ना। और ये आपका जिसे कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे अगर आप इसको देखें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है इस रियासत का, कि आप इलीगली लोगों को उठा रहे हैं, इलीगली उनको गायब रख रहे हैं। पाकिस्तान की अदलिया भी खामोश, पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी खामोश, पाकिस्तान का मीडिया भी खामोश, और फिर ये कह रहे हैं बलूचिस्तान तो हमारा है, ये बलोच हमारे हैं। किस बुनियाद पे हम उनको ओन कर सकते हैं, आप बताइए। और दूसरा सर, वही मैं पूछूंगी आपसे लास्ट में कि जितने भी हमारे जर्नलिस्ट जिनके ऊपर अटैक होते हैं, चाहे किसी भी शहर में हो पाकिस्तान के, चाहे इस्लामाबाद में, चाहे आप हो, चाहे हामिद मीर साहब हो, चाहे अफसार आलम साहब हो, सबके जगह जो है वो सीसी कैमरा लगा हुआ था और फुटेजेस हैं इनके पास। कोई एक इन्होंने पकड़ा है, किसी एक को सजा दी है इन्होंने? कुछ नहीं करते ये, तो इससे क्या मतलब लिया जाए कि ये खुद करवा रहे हैं? इसका तो फिर यही मतलब रह जाता है। अगर जो ये इधर उधर प्रोपेगेंडा करवाते हैं जो अपने पालतू यूट्यूबर से या अपने सुधारे हुए डिफेंस एनालिस्टों से, रिटायर्ड अफसरान से, कि ये जाति इनका झगड़ा है, ये असाइलम लेने के लिए करवा रहे हैं, ये मुल्क को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ये फलां चीज के लिए कर रहे हैं, ये पैसों के लेन देन का झगड़ा था, तो आप पर इल्जाम लग जाता है। आप खुद को नंबर 1 कहते हैं, आप हाफिज सईद के ऊपर हमला करने वाले को आप दिनों में पकड़ लेते हैं, 2 दिन में। हमारे ऊपर हमलावरों को 6-6 माह, साल गुजर गए हैं, 1.5 साल गुजर गए हैं, कोई नहीं पकड़ा जाता। ना नादरा से रिकॉर्ड मिलता है, ना सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्ड मिलता है, ना कुछ मिलता है। तो मेरे ख्याल में तो अगर हमने कोई झूठा इल्जाम लगाया तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने ऊपर जो लगा हुआ दाग धोए। उन लोगों को जमीन की तह से निकाल के सामने लाके बिठाया और कहेंगे ये देखो जी, ये असद तूर की वो लड़की के भाई हैं जिन्होंने मारा था, ये वो लड़की के भाई हैं जिन्होंने अफसार आलम को गोली मारी थी, ये वो लड़की के भाई हैं जिन्होंने मतीउल्लाह जान को अगवा किया था, ये वो लड़की के भाई हैं जिन्होंने हामिद मीर को 6 गोलियां मारी थी, ये वो लड़की के भाई हैं जिन्होंने उमर चीबा को अगवा करके तशद्दुद किया था, ये वो लड़की के भाई हैं जिन्होंने अहमद नुरानी को 0 पॉइंट पे मारा था, ये वो लड़की के भाई हैं जो कामरान यूसुफ को अगवा करके ले गए थे, ये वो लड़की के भाई हैं जो वारिस रजा को कराची से अगवा करके ले गए थे, ये वो लड़की के भाई हैं जो आमिर मीर और इमरान शफकत को उठा के ले गए थे। आप ये लाके बिठाएं, दिखाएं लोगों को और बताएं लोगों को कि हम बिकाऊ माल, हम बाहर से फॉरेन फंडेड से मुल्क को बदनाम करने के लिए हमने ये इल्जाम लगाया। लाए ना लाके दिखाएं, हम तो यहीं पे रह रहे हैं, ये सब कुछ भुगत के भी यहीं पे रह रहे हैं।
बिल्कुल। और जिस तरह के पालतू, जैसे आपने भी कहा, इन्होंने रखे हुए यूट्यूबर्स भी रखे हैं और सोशल मीडिया पे भी जो इनके लोग बैठे हैं, किसी भी तरह की बात करते हैं, इवन फीमेल जर्नलिस्ट को भी हैरेस किया जाता है, तरह तरह की बातें लिखी जाती हैं। मैं तो कितनी बार ट्विटर के ऊपर लगा भी चुकी हूँ, तो आपके साथ जो स्क्रीनशॉट में होती है, आसमा शराजी साहबा के साथ जो होती है, हाँ, अंबर शर्मा के साथ जो होती है, सना बिल्कुल। बुच्चा के साथ जो होती है, हम्म। ये किसी और मुल्क में होता है कि इस हद तक जाके आप फीमेल जर्नलिस्ट को आप उनके खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करें, और ये हम्म। हुकूमत के ऑफिशियल पीटीआई के सोशल मीडिया पे हम्म। वो ट्विटर हैंडल से होती है, वो शहबाज गिल लगा होता है, ये सारे लगे होते हैं। हम्म। इस बेशर्मी बिल्कुल। से ये लोग करते हैं। और अब तो ये जो कैमरास वगैरह, इवन मेरे घर वालों ने भी 2 दिन पहले कैमरास लगवा दिए इसी डर से, क्योंकि मुझे जिस तरह के मैसेजेस और जिस तरह से सोशल मीडिया पे बोला जाता है, लेकिन मुझे असद इसका कोई फायदा नहीं लगता, क्योंकि कैमरास के बाद भी आप लोगों के ऊपर जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, इन्होंने एक सिंगल आदमी को ना पकड़ा है ना सजा दी है, तो क्या फायदा फिर इन कैमरास का? बस कैमरों का मेरे ख्याल में अब इतना ही फायदा है कि रिकॉर्ड पे आ जाता है कि वाकई हमला हुआ, वरना ये कल को कह देंगे कि नहीं नहीं वॉशरूम में गिर गया था, बाहर आके झूठ बोल रहा है, अटैक हुआ है। बस इतना ही फायदा है, बंदे तो नहीं पकड़े जाएंगे। आप देख लें पिछले तमाम हमलों में, अगवा में, सब कैमरों में लोग रिकॉर्ड हुए, सायरन वाली गाड़ियां रिकॉर्ड हुई, वर्दी वाले लोग रिकॉर्ड हुए, मतीउल्लाह जान के उनमें तो कौन पकड़ा गया। बिल्कुल। तो इसलिए अल्लाह में आपको लेकिन महफूज रखे, और बिल्कुल। कभी ना कोई ऐसा अनवांटेड कोई हाँ। सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो। हम्म। लेकिन बस इसका इतना ही है कैमरों में, लेकिन कि ये कल को जरूर है कि ये जो इनके जी। ट्रोल्स हैं वो आपके ऊपर आके ये डाउट नहीं कर हम्म। सकेंगे कि नहीं नहीं देखो हम्म। आरजू गिरी है घर के अंदर और कह रही हैं कि कोई हम्म। बंदे आए थे। हम्म। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि आप जैसे लोगों की वजह से, असद आप हो गए, मतीउल्लाह जान और बाकी सब लोग, कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की इंटरनेशनली कुछ इज्जत रह गई है, कि जी लोग जो हैं वो सच बोलते हैं, अपनी गलती कोई हो मुल्क की, यानी जो पॉलिसीज की, तो उसके ऊपर बात करते हैं, मुल्क को सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, ताकि कल को इसी तरीके से हमें कटोरे लेके यहाँ से वहां ना घूमना पड़े, और हमारे ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगते हैं उनमें से आधे से ज्यादा ही बल्कि सच्ची होते हैं, तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, और इसी तरह से डट के काम किए, और इसी तरीके से, क्योंकि आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं, आपको शायद मालूम भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपकी तारीफें करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच को सच बोलते हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।